नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि एक नया पैटर्न जो है मैं मंडे को लेकर आऊँगा, तो बिल्कुल वो नए पैटर्न के साथ मैं आपके सामने आज हाजिर हूँ। और अभी बहुत कुछ नया जो है आपको देखने को मिलेगा। बहुत सी ऐसी बातें जो छूट जाती थी अगर जब हम न्यूज़पेपर का डिस्कशन करते थे, वो सभी बातों के ऊपर मैंने फोकस किया है। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते थे बच्चों के कुछ ना कुछ नया एडअप करने के, तो वो उन सब चीज़ों के ऊपर भी मैंने यहाँ पर फोकस करने की कोशिश की है। और दूसरी बात जो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, ये जो हम अब आज का जो न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे वो 8 फरवरी का न्यूज़पेपर नहीं होगा। पिछले हफ्ते 2 दिन ऐसे गुजरे थे जिस समय हमने द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस हमसे नहीं हुआ था। हम गलती से जो था वो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो डिस्कशन था वो हो गया था। तो अभी 5 तारीख का न्यूज़पेपर मैंने उठाया है। जब तक मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तब तक 8 फरवरी वाला न्यूज़पेपर जो था वो पब्लिश नहीं हुआ था, जिसकी वजह से अभी जो है मैं 5 फरवरी वाला जो है न्यूज़पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मंडे को मैंने जल्दी निकलना है और कहीं जाना है, जिसकी वजह से जब तक पेपर आएगा तब तक मैं शायद लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पर अवेलेबल ना हो। तो इसलिए मुझे ये 5 तारीख वाला जो न्यूज़पेपर मैं उसके ऊपर फोकस करने जा रहा हूँ। लेकिन जो आगे आने वाले जो आपके सामने डिस्कशन होगी 9 तारीख से जो आगे, वो सारा का सारा डेली बेसिस के ऊपर होगी। जो सुबह न्यूज़पेपर आएगा वही जो है उसी की डिस्कशन तैयार होकर आपके सामने आएगी। तो चलिए नया पैटर्न देखते हैं क्या नया है इसमें। तो ये देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पर मैंने कंटेंट का एक पेज बनाया जो कि हम चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर जो है क्राइटेरिया होगा, प्रायोरिटी किसको देंगे। तो ये जो भी न्यूज़पेपर हम डिस्कस करेंगे उसका जो है फ्रंट लुक आपके सामने ऐसे ही पेश होगा। ओके। और इसके अलावा स्टार्टिंग हमारी होगी कोर्स से। इसके अलावा दूसरी बात हम करेंगे एडिटोरियल डिस्कशन। तो एडिटोरियल डिस्कशन जैसे कि हम अब तक करते आए हैं, तो एडिटोरियल डिस्कशन में हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे मैं उनको यहाँ पर जो है प्रेफरेंस दूंगा सबसे पहले, चाहे वो छोटे छोटे आर्टिकल हैं चाहे वो बड़ा आर्टिकल है। अगर छोटे आर्टिकल है तो वो 2 आर्टिकल डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा। अगर बड़ा आर्टिकल है तो उसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है, तो उसको मैं कोशिश करूंगा कि अगर बड़ा आर्टिकल है तो वो एक डिस्कस हो। तो दोनों में से एक चीज़ ही होगी, जहाँ 2 आर्टिकल डिस्कस हो जाएंगे, जहाँ एक बड़ा आर्टिकल डिस्कस हो जाएगा। इसके अलावा जो स्पीकिंग ट्री वाला जो हम पोर्शन करते थे उसको हम लेंथी नहीं रखेंगे। स्पीकिंग ट्री में क्या होगा, बिल्कुल जो है टू द पॉइंट में यहाँ पर बात की जाएगी, स्टार्टिंग की बात होगी और एंडिंग की बात होगी। और इसको मैं कोशिश करूंगा 1-1.5 मिनट में इसको ख़त्म करें। और इसको रखने का मतलब ये है कि ये आपको एक दिशा देगा कि किस दिशा की ओर आपने आगे बढ़ना है। तो इसके लिए इसको यहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है हम शुरू करेंगे जो बाकी का न्यूज़पेपर है उसको, फ्रंट पेज से लेके जितने भी पेजेस यहाँ पर हैं, चाहे प्योर पॉलिटिक्स है, कोविड-19 इम्पैक्ट का, फार्मा एंड करियर्स ये वाला पेज है, प्योर पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी का पेज है, 80 मार्केट्स का पेज है, ओके, चाहे स्मार्ट इन्वेस्टिंग है, माइक्रो मैक्रो एंड मोर है, कंपनीज है, स्टार्टअप्स एंड टेक है। तो इन सभी पेजेस से हम गो थ्रू होंगे। जो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आएगी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको जो है प्रायोरिटी पहले देंगे। ओके। और हर एक पेज से जो है हम गो थ्रू होंगे। अगर किसी समय आपको ऐसा लगे कि कोई पेज जो है मिसिंग है, सपोज करो अगर मैंने 80 मार्केट्स के ऊपर आज कुछ भी डिस्कशन नहीं की, तो इसका मतलब ये होगा कि या तो इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर नहीं आई है, और या फिर वो पेज ही उस दिन पब्लिश नहीं हुआ है। ओके। तो ये ऐसा भी यहाँ पर इस अखबार में होता है, डेली कुछ नया पेज जो है, नया पेज आ जाता है, जो पुराना वाला पेज है वो मिस होता है। इस तरीके से अखबार आती है। और जो लास्ट वाले 3 चीज़ें हैं ना, ये नया यहाँ पर मैंने ऐड करने की कोशिश की है शीशे के सामने। तो शीशे के सामने में क्या होगा, आपके सामने कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे जो इसी न्यूज़पेपर डिस्कशन से उठाए जाएंगे और उनके मतलब आपके सामने होंगे। उनके मतलब आपने समझने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है शीशे के सामने खड़े होकर। आपने खुद से इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करनी है कि वो जो वर्ड्स होंगे उनको आप अपनी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी उसमें यूज़ करें। तो ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके अलावा जो होगा इकोनॉमिक कंसेप्ट्स के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे। कोई भी एक इकोनॉमिक कंसेप्ट जो है उसकी डिस्कशन करेंगे बिल्कुल ब्रीफली। और लास्ट होगा नक्शे से पहचानो। कहने का मतलब एक नक्शा जो है मैं आपके सामने रख दूंगा। ये भी चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि कौन वाले एरिया से नक्शा है। ओके। जैसे कि अब शुरुआत हम करने जा रहे हैं तो भारत से ही शुरुआत करेंगे। तो एक नक्शा आपके सामने होगा, उसको आपने पहचानना है कि ये नक्शा कौन सा है, क्या नाम है इस नक्शे का। ओके। चाहे अगर कोई राज्य है या यूटी है या शहर है, तो वो चीज़ आपने पहचाननी है और उसका आंसर मुझे आपने कमेंट बॉक्स में देना है।
और उस नक्शे का आंसर जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा। तो आई होप आपको ये सारा का सारा सिनेरियो समझ आ गया जो अब अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट से। तो बहुत ही बढ़िया कोट है, यहाँ पर बात कर रहे हैं, इफ़ पीपल आर डाउटिंग हाउ फार यू कैन गो, सो गो सो फार दैट यू कांट हियर देम एनी मोर। सो अगर लोग आपकी काबिलियत के ऊपर शक करते हैं तो उनको आपने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। ओके, आपने अपना काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। इतनी आगे चले जाओ कि आप उनको सुन ही ना पाओ वो क्या बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब, हमेशा जब इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसकी टांगे खींचते हैं। ओके, उसको किसी न किसी तरीके से उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो तू कर रहा है वो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आगे बढ़ोगे, आप पूरी तरह से वो काम करने के लिए यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रहे हो, तो उसमें जरूर आप कामयाब होगे। तो ये यहाँ पर कोर्ट में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए एडिटोरियल डिस्कशन में फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो बजट अभी अभी अनाउंस हुआ था उसमें एक बात कही गई थी कि हम बैंकिंग रिफॉर्म जो है वो लेकर आने वाले हैं, और इसके लिए ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जल्दी से जो है ना सुपरविजन को आप इम्प्रूव करो बैंकिंग प्रणाली के ऊपर, अगर अच्छे से इनको ग्रो करवाना है। तो जो बजट था उसमें कुछ प्रपोजल दिए गए थे कि हम जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको हमने और मजबूत करना है। तो उसको एक वेलकम स्टेप बोला गया है। और दूसरी ओर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक और भारत सरकार चाहती है कि जो भी बैड लोन का बर्डन है, जो भी एनपीएस हो चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं बन चुके हैं बैंकों के द्वारा, तो एक तो और सरकार ये चाह रही है कि हम एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे। इसका प्रपोजल आया इस बजट में, जो कि जितने भी बैड लोन का या फिर एनपीएस का जितना भी खाता है वो इन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को दे दिया जाए, और ये इनको ट्रीट करें और कोशिश करें कि उन बैड लोन्स को वो सही कर पाएं और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को वो सही कर पाएं, जो कि आने वाले समय में जो बैंकिंग प्रणाली है वो सही तरीके से काम करती रहे। तो एक और तो ये बात हो गई, और दूसरी ओर बात कर रहे हैं कि जो बैंक कैपिटल है इसको भी बढ़ाना है। तो बजट में ये भी प्रपोजल दिया गया है कि जो बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनको रिकैपिटलाइज भी किया जाएगा। ओके, हालांकि ये जो अमाउंट दी गई रिकैपिटलाइजेशन की बहुत कम है जो पुराने रिकैपिटलाइजेशन हुए उनके मुकाबले। तो पिछले समय में जितने भी रिकैपिटलाइजेशन हुए हैं बैंकों में, तो वहां पर 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया सरकार दे देती थी, लेकिन इसकी बाद जो रिकैपिटलाइजेशन के नाम पर पैसा दिया जाएगा काफ़ी कम होगा। तो यहाँ पर एक और सरकार क्या कर रही है कि जो बैंक कैपिटल उसको बढ़ाने की बात कर रही है कि उसी बैंक कैपिटल को किन्होंने खाया है, जिन लोगों ने बैड लोन यहाँ पर बना दिए। अगर लोन लिया था किसी बैंक से, वो लोन वापस ही नहीं किया, वो बैड लोन घोषित हो गया। ओके, तो सरकार फिर एक और से पैसा फिर दिए जा रही है, दूसरी ओर से कह रही है कि जो बैड लोन है उनको हम सही करवाएंगे जब हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज उनको सेटअप करेंगे और उनको ये केसेस देंगे बैड लोन्स के। और जहाँ फिर कई बार सरकार ये भी बोल देती है कि हम बैड लोन के ऊपर पर्टिकुलर जो है एक बैड बैंक ही यहाँ पर बनाएंगे। ओके, तो चलो खैर यहाँ पर 2 बातें होगी। ओके, तो अब जो ये पैसा भी ये प्रोवाइड करेगी बैंक सरकार जो है बैंकों को पैसा भी प्रोवाइड करेगी, जो कि इनकी लिक्विडिटी में किसी तरह की कमी ना आ जाए, इनका कैपिटल जो है बढ़ा रहे, पैसे के भंडार लगे रहे इनके पास। तो 2 तरीके यहाँ पर बात करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा या तो फ्रेश इन्वेस्टर्स लेकर आए जाएं, और ये कोशिश की जाए कि जो गवर्नमेंट का स्टेक है उसको 50% से कम रखा जाए। ओके, अगर ये 50% से कम हो गया तो इसका डेफिनेटली यही मतलब निकल कर आता है कि वो जो बैंक है ना वो अब प्राइवेटाइज हो चुका है। देखिए, अगर कोई भी कंपनी हो जहाँ पर किसी का भी शेयर 51% तक है ना, तो वही ऑनर है। ओके, उसी का स्टेक ज़्यादा है तो उसी की चलेगी। जिसका स्टेक 49% है वो ऑनर नहीं है। बेशक 49% और 51% में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता, लेकिन रूल यही कहता है ओके जो 51% है, जिसका स्टेक ज़्यादा है वही ऑनर होगा। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अपने आप को प्राइवेटाइज कर दो, अपना स्टेक कम कर दो और नए इन्वेस्टर्स ढूंढ लो। जैसे अभी कुछ समय पहले लक्ष्मी विलास बैंक के साथ हुआ था। सिंगापुर का एक बैंक था जिन्होंने वो बैंक के सारे स्टेक खरीद लिए, इंक्लूडिंग जितनी भी उसकी ब्रांचेस थी, सभी को अभी वही पैसा जो है वही कैपिटलाइज करेंगे। तो ये सीधे तौर पर जो था पूरा का पूरा प्राइवेटाइज हो गया बैंक वो, और फॉरेन हाथों में चला गया।
तो यहाँ पर एक बात ये कर रहे हैं, तो इसको भी वेलकम स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि बैंक जो है कभी भी पैसा ब्याज पर नहीं दे सकते जब तक कि उनके ऊपर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो बोझ है ना, इनको ना कम किया जाए। तो अगर इनको कम करना है तो सही स्ट्रेटेजी अपनाकर चलनी होगी। तो ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ बैंकों की आप ऑनरशिप रिटेन रखो अपने पास, जो कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वहाँ पर आप जो है आप फोकस करो, वहाँ पर पैसा आप प्रोवाइड करो, सही बात है, उनको स्ट्रॉन्ग करो। लेकिन कुछ बैंक जो है पब्लिक सेक्टर अदारे में जो आते हैं, जो आपके द्वारा ऑन किए जाते हैं, कोशिश करो कि उनका कंट्रोल जो है अब नॉन स्टेट ऑपरेटर्स को दिया जाए, कहने का मतलब प्राइवेट हाथों में दिया जाए, और वो जो है उनको और बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर सरकार ऐसा करती है, पैसा पब्लिक से इकट्ठा करती है, तो गवर्नमेंट को एक आराम मिलेगा, ओके, एक फिस्कल रूम मिलेगा, जो पैसा इनके पास आएगा स्ट्रेस नहीं रहेगा इनके ऊपर। और जो टैक्स पेयर होते हैं इन्हीं का पैसा उठाकर तो गवर्नमेंट रिकैपिटलाइजेशन करती है, बैंकों को पैसा प्रोवाइड करती है, तो वो बर्डन भी कम हो जाएगा। और जो पीएसबीज हैं उनको यहाँ पर अलाउ करो कि आज़ादी से जो है वो बाहर से जो है इन्वेस्टर उठाएं और अपने में यहाँ पर कैपिटल जो है उसको जुटाएं, और अपने जो यहाँ पर प्लान हैं उनको खुद से देखें, खुद से विजिलेंस करें, खुद से फिक्स करें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और आगे बात कर रहे हैं कि हो सकता है जो बैंक यूनियंस हैं, जो अलग अलग सरकारी बैंक हैं, वो हो सकता है कि रोल बैक कर जाएं प्राइवेटाइजेशन अगर का प्लान उनके सामने आप लेकर जाते हो कि आपका कुछ हिस्सा हम जो है प्राइवेट हाथों में देंगे, और आपको जो हम गवर्नमेंट स्टेक था उसको हम कम कर रहे हैं, तो वो हो सकता है पीछे कदम हटा ले। लेकिन गवर्नमेंट को हम अभी आगे आना होगा, इनको समझाना होगा, इनके साथ एंगेज होकर काम करना होगा आगे आने वाले समय में। और आगे बात कर रहे हैं कि अभी के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है बैंकों के लिए वो ये चीज़ है कि जो रेगुलेशन है और जो सुपरविजन फ्रेमवर्क है इनको और इम्प्रूव किया जाए। तो ये काम आरबीआई करता है, आरबीआई का ये काम होता है अच्छे तरीके से रेगुलेशन करे और जो फ्रेमवर्क है सुपरविजन का उसको और स्ट्रॉन्ग करे। तो ये चीज़ें नहीं देखी जाएँ कि नेचर ऑफ ऑनरशिप क्या है, ओके, तो मतलब कि कौन यहाँ पर जो है मालिक है, प्राइवेट है, पब्लिक है, ओके, तो ये चीज़ें ना देखें, सिर्फ और सिर्फ जो है बैंक की जो वर्किंग है इसके ऊपर फोकस किया जाए, इस तरीके से जो है सुपरविजन हो, इस तरीके से रेगुलेशन जो है की जाए। और अगर हम बाहर के पब्लिक से अगर पैसा उठाते हैं, उनसे कैपिटल इकट्ठा करते हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगी, जो टैक्स पेयर का जो पैसा है उसको नहीं लगाना पड़ेगा, ओके, ये बर्डन डायरेक्टली जो टैक्स से मनी आती है, जो टैक्स रेवेन्यू आता है, वही पैसा सरकार यहाँ पर लगा देती है, और वो पैसा और भी बहुत बढ़िया जगह लग सकता है, ओके। इनके अलावा तो इन बैंकों के सॉल्यूशंस निकालने के लिए और भी बहुत सारे रास्ते हैं, तो यही रास्ते जो है ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं, वही रास्ते सुझा रहे हैं यहाँ पर। और आगे बात कर रहे हैं कि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करो शेयर्स की, जो बैंक के एम्प्लॉयज़ होंगे उनको, इससे भी जो है काम जो है कैपिटल ड्रॉ करने का उसको और स्मूथनेस मिल सकती है। इसके अलावा बात करें जो ग्लोबल कैपिटल है, अगर भारत से बाहर के भी जो जहाँ से हम इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं वो पैसा इन्वेस्ट करें यहाँ पर हमारे बैंकिंग प्रणाली में, बैंकों में, तो अभी बहुत बड़े पैमाने पर जो है अवेलेबल है ग्लोबल कैपिटल, और सस्ता भी है। तो अगर हम अपनी सुपरविजन को मजबूत करते हैं, इंटरनल सिस्टम को सही करते हैं, और ख़ास तौर पे जो रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है, अगर ये कैलकुलेटेड रिस्क होता है तो इस तरीके से अगर हम अपनी प्रणाली को शो करते हैं तो उससे क्या होगा, जो इन्वेस्टर होगा उसमें एक विश्वास जागेगा, और विश्वास जागेगा और फिर वो इन्वेस्ट करने के लिए और उसके और आगे बढ़ेगा, हाँ कि उस बैंक में मैं जो है पैसा इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उससे अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ मुझे कोई ना कोई रिटर्न जो है ज़रूर मिलेगी, मेरा पैसा डूबेगा नहीं। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना है, इंस्पायर करना है जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है उसको। और आर्टिकल के आखिर में बात कर रहे हैं जो हमारे पीएसबीज हैं उनको अभी बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप को ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, और जो अभी का उनका डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है और कल्चर है इसको भी सही करने की ज़रूरत है, यहाँ पर भी बहुत सारी खामियां हैं। और इसके अलावा बात करें अगर मार्केट से अगर हम बैंक को लिंक करके पैसा लेते हैं तो उससे क्या होगा, अच्छे तरीके से जो यहाँ पर प्रेस सैलरीज की जो यहाँ पर कंडीशन है वो सही हो सकती है, सैलरी सही समय पर आपकी जो है और जितनी सैलरी आप दे रहे हो उस हिसाब से जो है प्रेजेंट हो सकती है। इसके अलावा जो फिनटेक कंपनीज है जिनका काम होता है यहाँ पर पैसा अवेलेबल करवाना, तो एक फिनटेक कंपनी का मुझे आप नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा जो बॉन्ड मार्केट है जहाँ से पैसा उठा सकते हैं, जहाँ से इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करेगा बैंकों में तो पैसा आएगा, बैंक के पास कैपिटल आएगा। तो इन सब चीज़ों को बैंकों को अपने अंगूठों के ऊपर रखना चाहिए, ये बात यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो सीनियर बैंकर्स हैं, ठीक है, उनकी जो पे है उसको थोड़ा आप जो है कंट्रोल करो, ओके,
काफ़ी ज़्यादा सैलरीज जो है कई बैंकों में होती है इनकी, तो इनके ऊपर भी आप फोकस करो, खासतौर पे जो लार्जर कंपोनेंट है, ओके, तो उनको आप जो है फोकस करके चलो, मीडियम और जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, ओके। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो आपकी बैंकिंग प्रणाली बिल्कुल अच्छे तरीके से चलेगी। और जो एनपीएस के जो आपके केसेस निकल कर आते हैं उनके ऊपर भी आप फोकस करोगे। जब बात प्राइवेट हाथों में होगी, ओके, ऑनरशिप प्राइवेट हाथों में होगी, तो उससे वो पहले ये चीज़ देख लेंगे कि हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, और वो कभी भी अपने एनपीएस नहीं बढ़ने देंगे। तो इन चीज़ के ऊपर वो हमेशा फोकस करके चलेंगे। तो इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं जेफ बेजोस लेट्स गो टू क्रिएट ए हिमालय। तो क्या बात यहाँ पर कर रहे हैं, बेसिकली जो अमेरिकन टेक बिलियनियर्स हैं, बहुत सारे बिलियनियर्स हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि वो जैसे उनके ईस्टर्न स्पिरिचुअल मास्टर जैसे कहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है ईस्टर्न स्पिरिचुअल मास्टर, खासतौर पे जैसे इंडिया वाली साइड आ जाओ, चाइना वाली साइड आ जाओ, तो ज़्यादातर संन्यास ले लिया जाता है और कोशिश की जाती है अपने ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, और जो आसपास का जो कोई भी सिनेरियो है हम उसको जो है नुकसान नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहे हैं, ऑथर बात कर रहे हैं कि जो अमेरिकन टेक बिलियनर्स हैं, बिना किसी लोकल बिजनेस को ऊपर इम्पैक्ट डाले जो है, वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरीके से काम कर रहे हैं जो स्पिरिचुअल मास्टर जैसे काम कर रहे होते। तो उसी हिसाब से यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं बिल गेट्स की, कि उन्होंने भी अपनी एक्टिव लीडरशिप जो थी अपनी ही कंपनी में, जिनको उन्होंने को फाउंड किया था माइक्रोसॉफ्ट को, वहाँ पर कुछ देर बाद काम करना छोड़ दिया था, ओके, जिम्मेदारी किसी और को दे दी। इसी तरह जो सर्गे ब्रेनर, लैरी पेज, तो अभी अगर इनकी बात करें तो बिल्कुल उनके जैसे तो नहीं एंटर हुए, लेकिन थोड़ा बहुत जो है इनके ऊपर भी इंप्रेशन देखने को मिला है। इन्होंने भी अपनी जो जिम्मेदारी है इसको, जो गूगल को चलाते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी एक प्रोफेशनल मैनेजर को दे दी है कि आप खुद से चलाओ। और आगे बात कर रहे हैं जो अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, तो इनको दुनिया का रिचेस्ट मैन कहा जाता है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली ही तलाक लिया था अपनी वाइफ से, तो वो भी कहा गया कि वर्ल्ड का सबसे जो है महंगा तलाक था, काफ़ी पैसा जो था अपनी वाइफ को इनको देना पड़ा था उस समय। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उन्होंने भी अपनी कंपनी, जो उनकी कंपनी है अमेजोन, ओके, तो वहाँ पर अभी काम छोड़ दिया है। वो अभी उन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि अभी वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे अपनी कंपनी के, लेकिन जैसे पहले काम करते थे अभी वो चीज़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि बिल्कुल वो काम छोड़कर ही यहाँ पर चले जा रहे हैं। जैसे पहले वो काम करते थे सेंटर स्टेज पर जाकर, जैसे अभी फेसबुक को चलाने के लिए मार्क जकरबर्ग काम करते हैं, बिल्कुल अपनी टीम के साथ ही बैठे होते हैं। तो इस तरीके से ये भी काम करते थे। अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह के चेयरमैन की तरह ही ये अपना जो है परफॉर्म करेंगे अपनी ड्यूटी। तो हालांकि जो अमेजोन है काफ़ी बड़ा प्लेयर जो है पूरी ग्लोबल मार्केट में बन चुका है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कहीं मार्स की ओर जो है कूच करने वाले हैं, सिर्फ एक तरह का ड्रामेटिक जो है इसको व्यू जो है यहाँ पर कहा गया है ऑथर की तरफ से। और आगे बात कर रहे हैं जो जेफ बेजोस हैं, वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि उनका अब इंटरेस्ट जो है ई कॉमर्स बिजनेस से काफ़ी अलग हो चुका है, काफ़ी ऊपर हो चुका है। और जो इनका स्पेस एंटरप्राइजेस के अलावा जो है और भी बहुत सारे वेंचर्स हैं इनके, जैसे क्लाइमेट इनिशिएटिव इन्होंने लिया हुआ है। इसके अलावा द वाशिंगटन पोस्ट है, ओके, तो ये द वाशिंगटन पोस्ट क्या चीज़ है इसके बारे में मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसके अलावा ये भी सरप्राइजिंग नहीं होगा अगर जो बेजोस हैं वो किसी नए यहाँ पर इनोवेशन को सामने लेकर आते हैं जो कि किसी को भी ना पता हो, अभी सबके लिए वो अननोन हो। तो हो सकता है कोई ऐसी इनोवेशन अमेजोन में वो लेकर आना चाह रहे हो आने वाले समय में। और एक डिवीज़न की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया है अमेजोन को कि जो यहाँ पर डाटा जो है उसको मैनेज कर पाए। जो इनका ई कॉमर्स ऑपरेशन होता है जिसको ये अमेजोन जो चलाते हैं, तो इसका डाटा कैसे मैनेज करना है, कैसे स्टोर करना है, तो इसके लिए इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग आर्म बनाई थी अमेजोन ने। अमेजोन वेब सर्विसेज जो थी ये यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई थी। तो इससे भी काफ़ी पैसा जो था अमेजोन ने कमाया था। और जो बंदा इसको चला रहा था जिसका नाम था एंडी जेसी, तो उसको ही इन्होंने नॉमिनेट किया उस कंपनी का सीईओ। तो यहाँ पर और भी इमेजिनेशन जो है आने वाले समय में यहाँ पर लगाई जा रही है कि जो यहाँ पर इस तरीके का डिवीज़न है उसको और बढ़िया तरीके से हो सकता है कि और प्रॉफिट में ये लाना चाह रहे हों और इसको एक अलग से बिजनेस जो है इसका खड़ा करना चाह रहे हों। क्योंकि डाटा मैनेजमेंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर डाटा किसी का ख़राब होता है तो पूरी कंपनी का ट्रस्ट जो है वो ख़राब हो सकता है, तो इतनी इंपॉर्टेंट है। तो आगे बात कर रहे हैं, हो सकता है ये सब चीज़ें जो है दोबारा यहाँ पर हैपन हो। जो यहाँ पर डिलीवरी रोबोट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ड्रोन्स की बात करें कि अमेजोन जो है
हो सकता है कि इनका असेस करे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है यूज़ करे आने वाले समय में। और कम्युनिकेशन जो है 5G नेटवर्क की अगर बात करें तो इसके ऊपर अगर ये काम करना चाहे तो हो सकता है कोई नई प्लानिंग हो। जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर देखना चाहिए। नया चैप्टर जो है एंटरप्रेन्योरशिप का जो है वो अभी खुल रहा है। हो सकता है कि नया चैप्टर वो लेकर आ जाएं तो हम ये ना माने कि वो रिटायरमेंट की ओर चले गए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर ऑथर कहना चाह रहे हैं अपनी ओर से कि अगर कोई बंदा अपनी पोस्ट को छोड़कर अगर सिर्फ एक अलग कर लिया अपने आप को किसी कंपनी से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल अलग हो गया, कोई नई अप्रोच भी उसकी हो सकती है। तो ये है स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल। यहाँ पर बात की गई है इनर पीस और आउटर पीस के बारे में। जैसे मैंने कहा था बहुत कम समय मैं इसको डिवोट करूँगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसको समझिए। तो सबसे जो पहला स्टेप है शांति की ओर अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो वो ये है कि आप माफ़ करना सीखो दूसरे को। जब ये चीज़ आप सीख जाओगे, पिछले समय से जो भी आपने काम किए हैं, जो भी आपसे गलतियां हुई हैं, उससे अगर आप सीखते हो, बदले की भावना को आप रिप्लेस करते हो फॉरगिवनेस की भावना से, कंपैशन से, तो अपने आप को साफ करते हो, नफरत को दूर करते हो, तो बहुत आगे जा सकते हो। ओके, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको डेली मेडिटेशन करनी है, परमात्मा के कांटेक्ट में रहना है। ओके, जो है उसका जो डिवाइन लव है उसमें नहाना है, उसमें स्नान करना है, उसके आशीर्वाद में स्नान करना है। और ऐसी आदतें जो है बनानी है जो आपको नफरत की ओर ना लेकर जाएं, गुस्से की ओर ना लेकर जाएं। जो आदतें आपको इन चीज़ों की ओर लेकर जा रही हैं तो उनको आपने हटाना है। ओके, तो अपने आप की जो क्वालिटीज़ हैं लव, फॉरगिवनेस और कंपैशन की, उनको जगाना है और आगे आओ। अपने आप को इस तरीके का बनाओ कि अगर आपके पास कोई आता है तो वो भी जो है शांति ही लेकर जाए। ओके, इस तरीके का बनाना है। अपनी जो पीस है उसको रेडिएट करो अपने आसपास सब जगह, जिसके भी कांटेक्ट में आप आते हो। तो जब जहाँ पर शांति शुरू होती है, ओके, तो वहीं पर जो है सब कुछ आपके सामने निकल कर आता है। वहीं पर अगर आप आगे बढ़ते हो, खुद को आप अगर ट्रांसफॉर्म कर पाते हो, तो आने वाले समय में दूसरों को भी करोगे, फैमिली को करोगे, कम्युनिटी को करोगे, सोसाइटी को करोगे और फिर पूरे वर्ल्ड को करोगे। तो ये था पूरा का पूरा स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल। तो अगर ज़िंदगी में कुछ सीखना है तो सीखो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ते चले जाओ। और जो खामियां हैं इसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में बहुत अहम रोल जो है ये चीज़ें अदा कर जाती हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये आर्टिकल। तो चलिए अभी फ्रंट पेज डिस्कस करते हैं। तो ये है फ्रंट पेज की न्यूज़। जो पहला पन्ना होता है इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यहाँ पर मैं उठाकर लेकर आया हूँ। तो क्या बात यहाँ पर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो सेबी है, सेबी क्या है हमारा, सेबी जो हमारा कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, ओके, जो कैपिटल को रेगुलेट करता है, कौन सा पैसा कहाँ से आ रहा है पूरा ध्यान रखता है। अगर कोई गलती होती है उसको फाइंड आउट करके फाइन भी करता है उस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट अब नया बजट लेकर आ गई है। तो जो पैसा टैक्स रेवेन्यू से इकट्ठा हुआ है वो तो चलो ठीक है, अभी बहुत सारा पैसा भारत सरकार को इन्वेस्टमेंट के रूप में चाहिए। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट भारत सरकार ने अनाउंस किए हैं जहां पर इतनी बड़ी राशि लगनी है, तो ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ अपने दम पर ही हम कर लें, तो इसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अभी ये क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है कि भारत सरकार कुछ जो रूल्स होते हैं ना, कि जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की फंडिंग आती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के कुछ रूल होते हैं, उनको ये थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जिनको इन बातों की जानकारी होती है तो उनके द्वारा ये न्यूज़ आई है। और जो फियर होता है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है उसके मन में यही डर होता है कि सरकार पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, क्या हमें इन्वेस्ट करने के बाद कुछ मिलेगा अभी। तो ये फियर को अभी दूर करना है, भारत सरकार यहाँ पर ये फोकस करने जा रही है। ओके, तो इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स जो है, कुछ चेंजेस इनको रूल्स में करने होंगे। तो जैसे सबसे पहली बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जो भारत में बंदे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो चाह रहे हैं कि जो IFSC की ऑप्शन है, ओके, इसको एक्सप्लोर किया जाए। तो IFSC ये कहाँ पर है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे कौन से देश के, हमारे देश के कौन से राज्य में यहाँ पर इसका सेंटर स्थित है, IFSC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसके बारे में बताइए। इसके अलावा जो सेलिंग और बाइंग इक्विटी होती है वो भी 10 to 15% जो है ये रखना चाह रहे हैं। और जो शॉर्ट टर्म कैप है इसको भी यहाँ पर जो है इसी दरमियान में जो है मैनेज करना चाह रहे हैं, ताकि जो इन्वेस्टर होगा उसको फ़ायदा हो। इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो फंड होता है, ओके, उसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ओवरसीज, मतलब इंडिया के बाहर। अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये थोड़े से ना जो ऐसे रूल बना रखे हैं, अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो फिर बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर
अगर कोई भी इन्वेस्ट करेगा तो सोच समझ के करेगा, 100 बार सोचेगा। तो ये सभी के सभी जो रूल्स यहाँ पर बताए हैं, ये अभी के लिए डर की भावना पैदा करते हैं इन्वेस्टर में। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं कि वो ये भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट अलाउ करे कि जो फंड मैनेजर्स हैं, ठीक है, वो भी जो है बाहर से ऑपरेट कर पाएँ, जो गिफ्ट सिटी है उसके बाहर से। तो गिफ्ट सिटी कहाँ पर है, मैं यही पूछ रहा हूँ। तो कि जो यहाँ पर जिस तरीके का वो माहौल चाहते हैं ना, वो माहौल आप उनको दे दो, तभी जाकर जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है जितनी आप चाहते हो, जिस तरीके का आप प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हो भारत में, वो प्रोजेक्ट टाइमली मैनर में तभी शुरू हो सकते हैं। और जो दूसरी न्यूज़ निकल कर आई फ्रंट पेज की, उसमें ये बात बोली गई है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर 2700 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए हैं कि बफर स्टॉक खरीद लो प्याज और पल्सेस, मतलब दालों का। तो उसके लिए कितना पैसा जारी किया है, 2700 करोड़। तो यहाँ पर कौन से फंड को ये पैसा दिया गया है? इस फंड का नाम है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, नाम याद रखिएगा। तो फिस्कल ईयर 2021-22 के लिए यहाँ पर नए जो है बफर स्टॉक भारत सरकार बनाएगी। ओके, तो इसके लिए 2700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो अनियन, दूसरा पल्सेस, ताकि जो इनकी जो दाम होते हैं ना, उसमें जो वोलेटिलिटी आती है, जब कभी उछाल आ जाता है, कभी गिरावट आ जाती है, उसको मेंटेन किया जाए। तो ये जो पैसा है, जो पिछले साल पैसा भारत सरकार ने बजट में दिया था, उससे 35% ज़्यादा है। पिछले साल 2000 करोड़ था। ओके, तो आगे बात कर रहे हैं। जो भारत सरकार ने 2021 के फिस्कल ईयर में यहाँ पर खर्चा किया था, वो था 11,800 करोड़। तो वो उससे 77% लेस है। तो ये भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो फंड है, इसको पीएसएफ के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रही है आने वाले समय में कि 50% जो है और ज़्यादा जो है अनियन जो है अगले साल जो है वो खरीदे। ओके, ताकि जो शॉर्टेज हो जाती है सप्लाईज की, वो ना हो, और कंज्यूमर जो है उसको सही दाम मिलता रहे, जिस दाम में वो अफोर्ड कर सकता है। और इसके अलावा जो फ्रंट पेज की न्यूज़ है, जो यूनिलीवर के ग्लोबल सीईओ हैं, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत में और अच्छा काम ये करना चाहते हैं। तो क्या नाम है उनके ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का? उसका नाम है एलन जो। तो उन्होंने कहा है कि कंपनी अभी बहुत सख्त हालातों से जो है गुजर रही है। जो की उनकी ग्रोथ मार्केट्स हैं, भारत भी उनमें से एक है। तो वहाँ पर कोशिश करना चाह रही है कि अपने आप को एक्सपैंड करे, मतलब कि अपना जो आधार है उसको और बढ़ाए। तो अभी जो उनकी स्ट्रेटेजिक चॉइस है, वो चाह रहे हैं कि वो यूएस, इंडिया, चाइना, इन तीनों मुल्कों में जो है और अपनी कंपनीज को मजबूत करें। सो आने वाले समय में वो चाह रहे हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टर जो है वो भी इनको मिले। तो आगे बात कर रहे हैं, इन तीनों कंट्रीज़ को अगर मिला लें तो 35% जो इनका टर्नओवर निकलता है आज, तो इन तीनों कंट्रीज से ही इनको जो है निकल कर इनके सामने आ रहा है। और आने वाले समय में 2030 तक ये इसको 60% तक करना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर उसी हिसाब से ये तैयारी कर रहे हैं यूनिलीवर वाले। ओके, तो ये वाला जो पेज है, ये है नेक्स्ट पेज, जिसका नाम है प्योर पॉलिटिक्स। तो इस पेज में बात की गई है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, उसने जो फार्म रिफॉर्म्स भारत सरकार की ओर से बनाए गए थे, उनको सपोर्ट की है कि बिल्कुल सही रिफॉर्म्स हैं। तो यहाँ पर पहली बात उन्होंने ये की है कि जो भारत सरकार है, जो यहाँ पर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो बातचीत से मसला हल करें, आगे बढ़ें, और जितने भी यहाँ पर जिस तरीके की भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करें जल्दी से जल्दी। और दूसरी ओर यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि बहुत वेलकम स्टेप है ये, आने वाले समय में भारत की जो मार्केट है उसमें एफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी और प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ेगी, जिस तरीके का ये फार्म लॉस जो है भारत सरकार लेकर आई है। ये यूएस का कहना है। तो आगे जो न्यूज़ है ये है कोविड-19 इम्पैक्ट फार्मा एंड कैरियर्स। इस पेज से न्यूज़ है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कोहली की, विराट कोहली की। तो इनकी जो ब्रांड वैल्यू है ना, ब्रांड वैल्यू के हिसाब से जो इसका चार्ट बनता है, इसमें ये टॉप कर रहे हैं। हालांकि पहले भी यही थे। जो भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं विराट कोहली, इन्होंने अपनी टॉप पोजीशन बरकरार रखी है कि भारत के सबसे ज़्यादा जो है वैल्यूएबल ये सेलिब्रिटी ब्रांड हैं। ओके, सो ब्रांड कहने का मतलब नाम भी एक तरह का ब्रांड होता है। ओके, तो इसमें भी अलग अलग तरीके की यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर लगाई जाती है। जितना भी एक साल में ये काम करते हैं, जिस तरीके के भी इनके बॉन्ड साइन हुए होते हैं अलग अलग कंपनीज के साथ। ओके, अलग अलग प्रोडक्ट के यहाँ पर ये ब्रांड एम्बेसडर भी होते हैं। तो ये सब कुछ कुल मिलाकर बहुत सारे लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। तो इन सभी में से जो टॉप लिस्ट में है वो विराट कोहली है, चाहे कोई एक्टर है चाहे कोई एक्ट्रेस है। ओके,
चाहे कोई और स्पोर्ट्स पर्सन है, तो इन सभी को मिलाकर ये टॉप पर हैं। ओके, तो कितनी है इनकी ब्रांड वैल्यू? ये है $237 मिलियन, तो ये 1734 करोड़ रुपए बनते हैं। ओके, और दूसरे नंबर पर हैं अक्षय कुमार, तीसरे नंबर पर है रणवीर सिंह, फिर है शाहरुख खान और फिर है दीपिका पादुकोण। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये सर्वे किसने किया है? ये सर्वे किया है डफ एंड फेल्प्स, ओके, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी 2020। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये सर्वे किसने किया है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसने टॉप किया है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो न्यूज़ है ये है ईटी मार्केट्स। ओके, ईटी मार्केट्स का एक पेज है, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर सेंसेक्स ने उछाल दिया है 358 पॉइंट्स का, और 50,614। ओके, तो यहाँ तक ये रुका है आकर। तो इसमें यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो इनका कैप है काफ़ी बढ़ चुका है, 200 लाख करोड़ से जो है यह पार कर चुका है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसमें कंपनीज हैं जिनको मुनाफा हुआ है और जिनको नुकसान हुआ है। एक और जो है इन्होंने 4 तारीख का डाटा दिया, एक और जो है 3 तारीख का दिया है। तो आप देख सकते हो कि एक ही दिन में कुछ कंपनीज को नुकसान हो गया, कुछ कंपनीज को फ़ायदा हो गया। तो इसी तरीके से ये हमारे स्टॉक मार्केट चलती है, यहाँ पर किसी को नुकसान और किसी को फ़ायदा चलता ही रहता है। तो यहाँ पर जैसे ITC है, उसको प्रॉफिट हो गया 6% का, SBI, बजाज फाइनेंस, ONGC, ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो इनको प्रॉफिट हो गया। तो कुछ लॉजर्स भी हैं जैसे एशियन पेंट, इंडसइंड बैंक, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, टाइटन कंपनी। तो ये ओवरऑल सिर्फ एक छोटा सा सिनेरियो दिया गया है, और भी कुछ कंपनीज होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो मुझे आप ये बताइए, सेंसेक्स में टोटल कितनी कंपनीज जो है रजिस्टर्ड हो सकती हैं? तो आगे न्यूज़ निकल कर आ रही है स्मार्ट इन्वेस्टिंग से, ये वाले पेज से। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बैंकों ने 62,000 करोड़ का जो यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर का लोन था उसको यहाँ पर रोट ऑफ कर दिया है, ओके, खारिज कर दिया है। तो ये RBI का कहना है। यहाँ पर RTI किसी ने डाली थी, उसका जवाब आया, तो वहाँ पर सेंट्रल बैंक ने कुछ डाटा शेयर किया है, जिसमें से उन्होंने बताया है कि भारत के टॉप 100 जो डिफॉल्टर हैं मार्च 2020 तक वो कौन कौन थे, जिसमें से जो विंसम डायमंड ये जो नाम की कंपनी है ये लीड कर रही है, मतलब जो सबसे बड़ी डिफॉल्टर है। तो ये कौन है? ये मेहुल चौकसी, ओके, मेहुल चौकसी की ये कंपनी है, जिसको यहाँ पर गीतांजलि जेम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके पास सबसे ज़्यादा जो है NPAs है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। तो ये आप लिस्ट पूरी देख सकते हो। विंसन डायमंड्स एंड ज्वेलरी, कितना कितना ये लोन मतलब खा गए हैं, कितना कितना पैसा जो है ये खा गए हैं बैंकों का। तो ये सभी का जो है 1,000 करोड़ में आपको, करोड़ रुपीस में आपको ये वैल्यूज निकलेगी। ओके, जैसे ये 3,000 करोड़ होगा, 2,27,000 करोड़ होगा, 1,900 करोड़ होगा। तो ये सभी कंपनीज हैं, ओके, जो पैसा खा गई हैं। तो ऐसी ही कंपनीज होती हैं जिनकी वजह से जो बैंक जिनको पैसा देते हैं वो बाद में NPA घोषित हो जाता है। वो बैंक का पैसा भी जो है ना बड़ी मुश्किल से वो पूरा करती है, पूरा नहीं हो पाता, चाहे इनकी प्रॉपर्टीज भी बेच दो, कुछ भी कर लो, बहुत मतलब रेंगने पे आ जाते हैं बैंक जब इनको रिकवर भी करना होता है। तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो अगर ये प्राइवेट बैंक हो तो वो सोच समझ के चलते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है पब्लिक सेक्टर बैंक की तो वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है। तो ये मुद्दा भी जो है ज़्यादातर पंजाब नेशनल बैंक से ही जुड़ा होता है, वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है और काउंट की कंपनीज के नाम है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो ये पेज है इकोनॉमी, माइक्रो, मैक्रो एंड मोर। तो यहाँ पे से न्यूज़ निकल कर आ रही है बजट बूस्ट फॉर MSME द आत्मनिर्भर पैकेज। तो जो 2021 का बजट था, ओके, जो 2021 का ये बजट है ये वाला, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो जैसे जो एलोकेशन जाती है पैसे की, तो उसको यहाँ पर डबल कर दिया है, 15,700 करोड़ कर दिया है। जो स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन होती है उसको बदल दिया है। ओके, तो अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर हम स्मॉल यूनिट की बात करते हैं तो कितने करोड़ रुपीज़ का उसका टर्नओवर होना चाहिए और कितने करोड़ रुपीज़ की उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तब जाकर हम उसको एक स्मॉल यूनिट बोलेंगे। अगर किसी को माइक्रो यूनिट बोलते हैं तो उसका टर्नओवर कितने करोड़ में होना चाहिए और कितना करोड़ में उसकी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कुछ स्कीम्स भी यहाँ पर जो है अनाउंस की गई हैं मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए। इसके अलावा जो स्टील स्क्रैप है वहाँ पर जो ड्यूटी लगती है, ओके, जो यहाँ पर सरकार टैक्स लगाती है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है 31 मार्च 2022 तक। और जो ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हम इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है इंपोर्ट ड्यूटी, उसको और बढ़ा दिया है ताकि जो कि डोमेस्टिक लेवल पर जो प्रोडक्शन होती है उसको बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा जो कस्टम ड्यूटी है स्टील के ऊपर, आयरन के ऊपर, एलॉयज के ऊपर, उसको रिड्यूस कर दिया है। और जो
ड्यूटी लगती है जो हम लेदर और जो फिनिश जेम्स हम मंगवाते हैं, पत्थर मंगवाते हैं जो फिनिश्ड होते हैं, मतलब थोड़े अलग अलग स्टाइल के जो पत्थर होते हैं, तो उनके ऊपर भी जो ड्यूटी सरकार लगाती है उसको भी ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है फंड दिया गया है टू इंसेंटिव टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट। और लास्ट में एमएसएमईज के प्रति किसी भी तरीके का अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसके लिए एक जो है एक क्विक रेजोल्यूशन, जो कॉन्ट्रेक्चुअल यहाँ पर डिस्प्यूट्स होते हैं उनको यहाँ पर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म की जो है प्रावधान किया गया है इस बजट में। तो ये न्यूज़ है कंपनीज वाले पेज में से। तो यहाँ पर जो पंजाब नेशनल बैंक का केस था, फ्रॉड केस था, यहाँ पर जो धांधली हुई थी, तो ईडी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो इसके बारे में बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इन्होंने यहाँ पर अटैच किए हैं 14.45 करोड़, जो कि मेहुल चौकसी का एक एसेट्स है, गीतांजलि ग्रुप, वहाँ से ये पैसे जो है इन्होंने जुटाए हैं। तो ये 14 करोड़ कैसे बना, इसमें से एक 1460 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट है गोरेगांव में, मुंबई में, इसको जब्त किया है। जो ज्वेलरी है, जो घड़ियां है, मर्सिडीज बेंज कार है, ये सब चीज़ें जब्त करी हैं। इसके अलावा इससे पहले भी ईडी ने काफ़ी कुछ जब्त किया है। 2550 करोड़ रुपए की यहाँ पर प्रॉपर्टी जब्त कर चुकी है। जो फेडरल एजेंसी है हमारी, तो यहाँ पर उन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस भी जो था चौकसी के खिलाफ चलाया था, गीतांजलि जेम्स के खिलाफ चलाया था, एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है सीबीआई के द्वारा। तो काफ़ी काम जो है यहाँ पर किया गया है। जिस तरीके से भी जो पंजाब नेशनल बैंक के यहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे, जिस तरीके से भी उन्होंने यहाँ पर बातें बताई हैं, जो भी यहाँ पर जिस हिसाब से पैसा जुटाया था, कोशिश कर रहे हैं कि वो पैसे की पूर्ति कर सके यहाँ पर। तो ये वाला पेज है डिसरप्शंस, स्टार्टअप्स एंड टेक। तो स्टार्टअप जैसे ऊबर, जैसे ओला, ये भी एक तरह के स्टार्टअप्स हैं। तो अभी ये एक नया वे अपनाने जा रहे हैं, अपने आप को बूस्टअप रखेंगे कॉरपोरेट के साथ टाई अप करके। अगर इनको किसी तरीके की यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, खासतौर फंडिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो इसके लिए कॉरपोरेट का सहारा लेंगे ये। तो ऊबर भी यहाँ पर कह रहा है कि जो रिकवरी है ऑफ इट्स कॉरपोरेट ऑफरिंग, ऊबर फॉर बिजनेस रीच्ड प्री कोविड लेवल इन जनवरी। सो बहुत जल्दी ये जो है अपने आप में सुधार ले आएंगे, जैसे प्री कोविड वाला जो लेवल था बिल्कुल उसके जैसे बनेंगे। और जो इनका कॉर्पोरेट ऑफरिंग है इसके ऊपर फोकस करेंगे, ऊपर फॉर बिजनेस। इसके अलावा ओला भी यही बात कर रहा है कि अपने बिजनेस में जो इनकी बिजनेस जो मोबिलिटी है इसको और जो है रिकवर कर लेंगे आने वाले समय में। और जो मेरू है वो भी यही बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं उनको डबल कर लिया है पिछले 300 महीनों में। तो आगे बात कर रहे हैं। इसी पेज से एक और न्यूज़ है, फेसबुक का जो फैक्ट चेकर है उन्होंने यहाँ पर बात की है कि बहुत बड़े पैमाने पर 2020 में भारत में मिस इन्फॉर्मेशन जो है फैलाई गई है फेसबुक के ऊपर। तो बहुत सारी यहाँ पर वायरस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, उसकी रेमेडीज़ के रिगार्डिंग कि झूठ ही फैलाया गया था, जैसे कि नई दवाई आ गई है, दवाई ढूंढ ली गई है, इस देश ने वैक्सीन बना ली है, उस देश ने वैक्सीन बना ली है, वायरस यहाँ पर फैल गया है, इतने बंदे मर गए हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी फेक न्यूज़ थी। तो उस हिसाब से जो भारत है यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 12 मिलियन जो न्यूज़ थी वो मिस इन्फॉर्मेशन थी कोविड-19 के बारे में। तो आप देखो कितने बड़े पैमाने पर झूठ फैलाया जा रहा है भारत में। और ये हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं शीशे के सामने। आपने शीशे के सामने खड़े होकर, ये 3 वर्ड्स हैं, इन तीनों का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है। इनको जब आप इस इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करोगे तो इन वर्ड्स को आपने कोशिश करना है कि अपनी वोकैबुलरी में आपने यूज़ करने हैं, किसी ना किसी तरीके से यूज़ करने ही करने हैं। खुद से स्टेटमेंट बनाओ, कोई भी स्टेटमेंट बनाओ, लेकिन इन वर्ड्स को यूज़ करना है। जैसे हमने आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा, तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को आपस में जोड़ना, पैसा जोड़ना। ज़्यादातर इस वर्ड को हम जब पैसे की लेनदारी या देनदारी की बात करते हैं तो वहाँ पर इस वर्ड को यूज़ करते हैं। और एम्बॉयड का मतलब है किसी की नकल करनी। तो इन वर्ड्स को कोशिश करनी है आपने, तो इसलिए मैंने ये अलग से वोकैब वर्ड्स रखे हैं। तो आगे बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कंसेप्ट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो है अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस। तो ये क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एक तरह की सिचुएशन होती है जब कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी अपने आप की डोमिनेंस शो करती है मार्केट में और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है और एक अच्छी पोजीशन बनाती है मार्केट में, लेकिन किस तरीके से
एंटी कॉम्पिटिटिव जो बिजनेस प्रैक्टिसेस है उनको अपनाकर। ओके, जैसे यहाँ पर प्रीडेटरी प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, प्राइस स्क्वीजिंग की बात कर रहे हैं, चार्जिंग अनरीजनेबल प्राइसेस। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर बात कर रहे हैं। या तो प्राइस बहुत कम कर दिया, बहुत ज़्यादा लगा दिया, ओके, प्राइस टैग ही हटा दिया, तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस करना और कंज्यूमर को लुभाने की कोशिश करना। ओके, तो ज़्यादातर इसको यहाँ पर फोकस किया जाता है कि आप जब ओवर प्राइस चार्ज करते हो तो उस ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसा माहौल बना लेते हो तो इस तरीके पर आप अब्यूज़ कर रहे हो। ओके, अपनी डोमिनेंस का आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। तो इससे क्या होगा, जो मार्केट में जो कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन, वो ख़राब होगा। जो नॉन डोमिनेंट फर्म्स है जो आगे नहीं बढ़ पा रही अभी, तो उनको डिफ़िकल्टीज़ होंगी, वो ग्रो नहीं कर पाएंगी अच्छे से। ओके, तो एक जो आगे ऊपर पहुंच चुकी है वो वही ऊपर पहुंची रहेगी। तो फिर फाइनली जो नए प्लेयर होंगे उनको अपना बिजनेस शट करना होगा, बंद करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी ले रहे हैं ग्लोबली। यहाँ पर एक यूएस की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, सबको पता है, उसको भी यहाँ पर जो है लिटिगेशन लगी थी कि उन्होंने यहाँ पर एंटी ट्रस्ट जो प्रोविजन है उसको उसके अंदर उनको यहाँ पर दाखिल कर दिया गया था। तो इन्होंने भी ऐसी प्रैक्टिसेस की थी जो इनकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम थी उनके लिए। अगर भारत में बात करें तो भारत में भी यहाँ पर इन प्रैक्टिसेस को बैन किया हुआ है। तो यहाँ पर जिस एक्ट के तहत ये बंद है उसका नाम है MRTP एक्ट 1969। ओके, तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ की है अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंस। ओके, तो उस समय ये एक्चुअल में ये ऐसी कोई भी जो डोमिनेंस की यहाँ पर प्रैक्टिस थी, प्रेजेंस नहीं थी। ओके, लेकिन जो कंपटीशन एक्ट 2002 का बनाया गया था नया, इसको रिप्लेस कर दिया गया था MRTP 1969 के एक्ट के द्वारा। तो कंपटीशन एक्ट में यही चीज़ ध्यान रखी गई थी कि जो भी कंपटीशन है उसको सुधारा जाए, एक हेल्थी कंपटीशन हो इकोनॉमी में। और जो डेफिनेशन थी बिल्कुल सही यहाँ पर दर्शाई गई थी कि किस तरीके का कंपटीशन जो है हो सकता है आने वाले समय में। तो ये है आखिरी टॉपिक, नक्शे से पहचानो। तो इसके बारे में मुझे आप जवाब दोगे। अभी हम भारत से शुरुआत कर रहे हैं, भारतीय राज्यों से शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा राज्य है और इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।